हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस एजुकेटर आप सभी का डायमंड साइंस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि मैक्सिमम 6 अंक का है। और आज इस चैप्टर की ये 4th क्लास रहने वाली है। और इसकी जो अंतिम कक्षा थी उसमें अपन ने लास्ट में पढ़ा था हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में या अनुमान विधि के बारे में, कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ? संयोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। यानी जो संयोजन अभिक्रिया है इसको अपन योगात्मक अभिक्रिया भी कर सकते हैं, या संकलन अभिक्रिया भी कर सकते हैं, या संयुग्मन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो संयोजन अभिक्रिया इसके कौन कौन से नाम है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये अलग अलग नामों से एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका जो पहला है वो है संयोजन, या योगात्मक, या संकलन, या संयुग्मन अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रिया है इसका आपको शाब्दिक अर्थ भी ध्यान रखना है कि संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों को जुड़ना क्या कहलाता है बताओ? संयोजन कहलाता है। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखने हैं। उसके बाद अपन इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन प्रत्येक एग्जाम्पल को सोल्व करने वाले हैं। तो संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताओ? संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों को जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन भी, है ना, संयोजन कहलाता है। उसके बाद क्या देखो, वियोजन। अब जो वियोजन है इसका जो दूसरा नाम है उसको अपन क्या कहते हैं बताओ? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, है ना। किसी भी पदार्थ का टूटना क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। तो जो वियोजन अभिक्रिया है इसका दूसरा नाम है अपघटन, और अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? अधिक सक्रिय धातु के द्वारा, जो अधिक सक्रिय धातु है उसके द्वारा कम सक्रिय धातु का विस्थापन होगा। यानी कि अधिक सक्रिय धातु के द्वारा क्या होगा? कम सक्रिय धातु का विस्थापन। तो जो विस्थापन अभिक्रिया है इसमें एक बार विस्थापन होगा। कितनी बार विस्थापन होगा? एक बार। तो जो विस्थापन अभिक्रिया है इसको अपन बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें दो बार विस्थापन होगा। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में एक बार विस्थापन होगा, और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें कितनी बार विस्थापन होगा बताओ? इसमें दो बार विस्थापन होगा। तो विस्थापन के बाद में अपन द्विविस्थापन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। जो उपचयन अभिक्रिया है इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी उपचयन को अपन क्या बोल सकते हैं? देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और आपको ध्यान रखना कि जो उपचयन अभिक्रिया है इसमें क्या होगा? इसमें O2 की क्या होगी बताओ? इसमें O2 की वृद्धि होगी और H2 की कमी होगी। यानी उपचयन अभिक्रिया में आपको थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कि उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? इसमें O2 की वृद्धि और H2 की कमी होगी। उसके बाद देखो अपन क्या पढ़ेंगे? अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपचयन अभिक्रिया में O2 की कमी होगी। यानी कि अपचयन अभिक्रिया में O2 की कमी होगी और H2 की, यानी H2 की वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो उपचयन अभिक्रिया है, जो अपचयन अभिक्रिया है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। पर उपचयन में क्या होगा? उपचयन में O2 की वृद्धि होगी और H2 की कमी होगी। उसके बाद जो अपचयन अभिक्रिया है इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें O2 की कमी होगी और H2 की वृद्धि होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का आपको दूसरा नाम भी ध्यान रखना है। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया को अपन अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपोपचय अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? जो उपचयन अभिक्रिया है और जो अपचयन अभिक्रिया है ये दोनों साथ साथ चलती है। यानी इसमें O2 की वृद्धि भी हो सकती है, O2 की कमी भी हो सकती है, H2 की वृद्धि भी हो सकती है और H2 की कमी भी हो सकती है। इसलिए अपन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं बताओ? उपोपचय अभिक्रिया। यानी कि इसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडॉक्स के बाद में अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया में यदि अवक्षेप का निर्माण होता है, यदि किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इसको हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा बताओ? ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन, जैसे कि श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है? जगह अपन O2 को ग्रहण करते हैं, O2 को जब ग्रहण करते हैं और जब CO2 गैस को बाहर निकालते हैं तो साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन, जैसे कि श्वसन अभिक्रिया अपन एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा का क्या होगा बताओ, अवशोषण। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें क्या होता है बताओ, उष्मा का अवशोषण, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या होगा बताओ, अवशोषण। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आएगी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में शोषण अभिक्रिया आएगी। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपको छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रहेगी तो आपको सारी की सारी जितनी भी अभिक्रिया है ना, ये टोटल 10 अभिक्रिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये टोटल आपके 10 अभिक्रिया है। अगर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद है, तो ये जो चैप्टर है, यानी कि जो अभिक्रियाओं के प्रकार है, जो अभिक्रियाओं के प्रकार है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, विस्थापन में एक बार विस्थापन, द्विविस्थापन में 2 बार विस्थापन, उपचयन में क्या होगा, O2 की वृद्धि, H2 की कमी हो जाएगी, अपचयन में उपचयन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि O2 की कमी, H2 की वृद्धि। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलेगी ना। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा, जब अवक्षेप बनेगा, यानी कि अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में उत्पाद में क्या बनेगा बताओ, अवक्षेप बनेगा, तो इसको अपन बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी में क्या होगा, उष्मा बाहर निकलेगी। उष्मा शोषी में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण। तो इस प्रकार से अपन इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहा है वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर देखे, क्योंकि अपन इसमें जितनी भी अभिक्रिया है, इसके जितने भी एग्जाम्पल है, प्रत्येक एग्जाम्पल को बहुत आसानी से अपन सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, जो नोट्स बनाना चाहता है वो बना सकता है, क्योंकि अपन प्रत्येक टॉपिक को बहुत क्लियर से पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया है, जो सबसे पहली अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स, अभी अपन ने बोला कि संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लिखो संयोजन का शाब्दिक अर्थ। संयोजन का शाब्दिक अर्थ जुड़ना होता है, जुड़ना होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाए भाई संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना होता है या टूटना होता है, ऐसे इस प्रकार से, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संयोजन अभिक्रिया है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने के बाद में हमेशा एकल उत्पाद बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में आपको एक ही पदार्थ मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई अभिक्रिया दिखती है तो समझ जाना कि वो संयोजन अभिक्रिया है। जैसे अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे आपके पास दो पदार्थ है ना, जैसे आपके पास दो पदार्थ है, जैसे कि पहला पदार्थ ए है
और दूसरा पदार्थ क्या बताओ बी है ना। ये पहला पदार्थ है, उसके बाद ये कौन सा पदार्थ है, दूसरा पदार्थ। तो ये दो पदार्थ मिलने के बाद में क्या बनाएंगे बताओ, एकल उत्पाद बनाएंगे, यानी कि ए बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बी। तो इस प्रकार की कंडीशन जहां आपको दिखेगी, इसका मतलब समझ जाना कि वो कौन सी अभिक्रिया बताओ, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने पास देखो यहाँ दो पदार्थ है, पहला पहला पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है, यानी कि पहला पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। अब ये दोनों पदार्थ मिलकर, है ना, ये दोनों पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करेंगे बताओ, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, अपन ने लिखा था रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। तो अपन ने लिखा था वहां जो तीर का निशान है, तीर के निशान के जो बाईं ओर है ना, तीर के निशान के जो बाईं ओर है उसको अपन कहते हैं अभिकारक, और जो तीर के निशान के जो दाईं ओर है उनको अपन कहते हैं उत्पाद। तो बाईं ओर को अपन क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और दाईं ओर को अपन क्या बोलेंगे बताओ, उत्पाद बोल देंगे ना। तो दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण देखो, इसका सबसे जो पहला एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है ना। देखो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। किसका निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, हाइड्रोक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण है ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए अपन कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे बताओ, H2O से कराएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अपन किससे कराएंगे बताओ, H2O से करवाएंगे। तो क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम क्या बनेगा बताओ, हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या बताओ, इसमें दो पदार्थ है, कितने पदार्थ है, दो पदार्थ, और दोनों पदार्थ मिलने के बाद में क्या बना रहे बताओ, एकल उत्पाद बन रहा है। यानी कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे करवाई बताओ, H2O से करवाई, यानी जल से करवाई। तो जल से करवाने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका क्या नाम है बताओ, बिना बुझा हुआ चूना। जब आप इसमें पानी मिलाते हो तो पानी में मिलाने के बाद जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो यहाँ इसके नीचे लिख सकते हो, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड इसको अपन क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको याद रखना है, और साथ में आपको प्रत्येक समीकरण में जो भौतिक अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था, तो आपको साथ में भौतिक अवस्था को भी दर्शाना है। यानी कि अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो उसको एस से दर्शाएंगे, अगर कोई पदार्थ द्रव है तो उसको अपन लिक्विड से दर्शाएंगे, यानी एल से दर्शाएंगे। अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है तो उसको अपन किससे दर्शाएंगे, जी से दर्शाएंगे। अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन है, क्या है बताओ, जलीय विलयन, तो उसको अपन एक्यू से दर्शाएंगे, यानी एक्वस से दर्शाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये सॉलिड होता है ना, तो अपन इसको एस से दर्शाएंगे। उसके बाद जो H2O यानी जो जल होता है ये द्रव होता है, यानी लिक्विड होता है। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये विलयन होता है, क्या होता है, विलयन, जलीय विलयन, तो अपन इसको AQ से दर्शाएंगे। उसके बाद समीकरण लिखने के बाद प्रत्येक समीकरण को अपने को बैलेंस भी करना है, प्रत्येक समीकरणों को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्योंकि इससे जो पिछली क्लास है उसमें अपन ने पढ़ा था हिट एंड ट्रायल विधि, क्या पढ़ा था, हिट एंड ट्रायल विधि पढ़ा था। यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि होती है, जो रासायनिक समीकरण होती है उनको जो संतुलित करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। और प्रत्येक समीकरण को अपन बैलेंस क्यों करते हैं, उसका भी कारण है भाई। प्रत्येक समीकरणों को अपन बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी भी अभिक्रियाएं होती है या जितनी भी समीकरणें होती है ये सबके सब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इसलिए प्रत्येक समीकरण को या प्रत्येक अभिक्रिया को अपने को साथ में बैलेंस भी करना है। और बैलेंस करने के लिए देखो अपने को सबसे पहले परमाणु की संख्या नोट चेक करनी है, उसके बाद द्रव्यमान चेक करना है। देखो एक कैल्शियम इधर है, इधर कितना कैल्शियम है बताओ, एक कैल्शियम। इधर देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, एक परमाणु यहाँ है और एक परमाणु यहाँ है। और इधर भी देखो कोष्टक के बाहर 2 से गुणा है तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु इधर है। उसके बाद इधर देखो
जो हाइड्रोजन है इसके 2 परमाणु है और इधर भी कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। तो जो समीकरण है ये पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल है। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलने के बाद देखो एकल उत्पाद बन रहा है, यानी कि A प्लस बी मिलकर ए बी। इसको अपन ए मान सकते हैं, इसको अपन क्या मान सकते हैं बताओ, बी। उसके बाद इसको अपन क्या मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कौन सी अभिक्रिया की बताओ, संयोजन अभिक्रिया की। उसके बाद देखो अपन दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जल का निर्माण। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जल का निर्माण, यानी कि जल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेगी, है ना, यानी O2 से क्रिया करेगी और O2 से क्रिया करने के बाद में H2O का निर्माण होगा, यानी H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, H2O। तो जो जल का निर्माण है देखो इसमें भी 2 पदार्थ है, यानी कि पहला तो कौन सा H2 है और दूसरा कौन सा है, O2 है। ये दोनों मिलने के बाद में देखो H2O बना रहा है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलने के बाद में एकल उत्पाद का निर्माण करें। तो जो एकल उत्पाद बना है इसको अपन बोलेंगे बताओ संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में देखो इसको बैलेंस करते हैं। इधर देखो जो हाइड्रोजन है इसके 2 परमाणु है और इधर भी जो हाइड्रोजन इसके कितने परमाणु बताओ, 2 परमाणु। अब इधर देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो इधर 2 करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, इधर 2 करने के लिए अपने यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे यहाँ 2 से गुणा करा, इधर जो हाइड्रोजन है 4 परमाणु हो गए, कितने परमाणु हो गए, 4। इधर जो हाइड्रोजन इसके कितने परमाणु है, इसके देखो 2 परमाणु है। तो यहाँ 4 करने के लिए यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना, जो भौतिक अवस्था है उसको भी दर्शाना है। आपको पता है तो जो हाइड्रोजन है ये गैस होती है, जो ऑक्सीजन है ये भी गैस होती है। उसके बाद जो H2 है ये द्रव यानी कि लिक्विड होता है। इस प्रकार से आपको भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना है। तो जल का निर्माण होना ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद अपन और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अपन ने इसमें देखा था मैग्नीशियम फीते का दहन। आपने मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवाई थी, ऑक्सीजन से। तो Mg प्लस O2 आया था, इक्वल टू क्या बनेगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण जो होता है वो भी संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद अपन इसमें लिख सकते हैं कोयले का दहन, यानी कि कार्बन की क्रिया अपन को किससे करवानी है, O2 से करवानी है। यानी जो कार्बन है उसकी क्रिया O2 से करवानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो कोयले का दहन ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अपन तीसरा एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहता है वो बना सकता है। इसके बाद देखो तीसरा एग्जाम्पल, यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया है इसका तीसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से है, यानी कि कोयले का दहन। कोयले का दहन, जब आप कोयले का दहन करवाते हो तो ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। अब कोयले का मतलब होता है कार्बन, यानी कि कोयले का दहन का मतलब क्या है, आपको कार्बन की क्रिया O2 से करवानी है। क्योंकि जहां भी दहन शब्द आता है ना, जहां भी दहन शब्द आता है इसका मतलब है कि जो पदार्थ है उसकी क्रिया आपको O2 से करवानी है, यानी ऑक्सीजन से करवानी है। तो देखो अपने लिखा यहाँ पे कोयले का दहन, तो कोयले का मतलब हो गया कार्बन और दहन का मतलब क्या है, दहन का तात्पर्य है इसकी क्रिया अपन को किससे करवानी है बताओ, O2 से करवानी है। और आपको पता है जो O2 है ये किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक है ना। तो दहन का मतलब है किसी भी पदार्थ को जलाना। तो अपने कार्बन की क्रिया किससे करवाए बताओ, O2 से। तो कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा बताओ, CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो देखो कोयले का दहन, इसमें भी 2 पदार्थ है, कितने पदार्थ है, 2 पदार्थ, और दोनों पदार्थ मिलने के बाद में एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब इसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना है। जो कार्बन होता है ये सॉलिड होता है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है ये गैस होती है, और आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या एक प्रकार की गैस। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो समीकरण है ये बैलेंस है या नहीं। तो देखो इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। इसका मतलब है कि जो कोयले का दहन है, जो समीकरण है पहले से ही क्या है बताओ, बैलेंस है, यानी संतुलित है। उसके बाद अपन चौथा एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन, तो मैग्नीशियम फीते का दहन। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ वापस से क्या आ गया, दहन शब्द, यानी कि आपको मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवानी है, यानी कि मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg और दहन का मतलब होता है O2। तो Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO बनेगा।
तो इस प्रकार से देखो यहाँ भी दो पदार्थ है और दोनों पदार्थों को मिलने के बाद में देखो एकल उत्पाद बन रहा है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड होता है, जो ऑक्सीजन है ये गैस होती है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो श्वेत चूर्ण बनता है, जो श्वेत चूर्ण बनता है ये भी सॉलिड होता है। उसके बाद देखो आप इसको बैलेंस करो। इधर देखो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो इधर दो करने के लिए अपने को यहाँ से दो से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो इधर दो ऑक्सीजन हो जाएगी, लेकिन इधर दो मैग्नीशियम है ना, इधर कितने मैग्नीशियम है? दो। इधर कितने मैग्नीशियम है? एक। तो इसको दो करने के लिए यहाँ दो से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो मैग्नीशियम फीते का दहन है ये इसकी समीकरण है। इसको अपन ने पहले ही क्लास में पढ़ा था, है ना, जब अपन ने पढ़ा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में अपन ने लिखा था कोयला या कागज का दहन, है ना, और मैग्नीशियम फीते का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं और उसमें जो बनते हैं वो नया पदार्थ बनता है सबके सब, है ना। और इसके बाद अपन देखो पढ़ने वाले हैं संयोजन के बाद में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जो स्टूडेंट्स लिखना चाहता है वो लिख सकता है। देखो दूसरी अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में इसका दूसरा प्रकार है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अभी अपने लिखा था जो वियोजन है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। तो वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, है ना, टूटना या अपघटित होना, टूटना या अपघटित होना, टूटना या अपघटित होना। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पूछा जाए कि वियोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना या अपघटित होना। अब देखो जो वियोजन अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है, यानी विपरीत है। भाई संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद में एकल उत्पाद बन रहा था, है ना। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था? दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और मिलने के बाद में क्या बना? एकल उत्पाद। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में संयोजन का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। भाई वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना या अपघटित होना। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? आपके पास एक पदार्थ होगा और एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में आपके पास क्या है? एक पदार्थ है, उस एक पदार्थ को तोड़ने के बाद में या अपघटित करने के बाद में वो या दो से क्या बनाएगा? बताओ, उत्पाद बनाएगा, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक क्रियाकारक या अभिकारक पदार्थ, एक क्रियाकारक या अभिकारक पदार्थ, क्रियाकारक या अभिकारक पदार्थ पदार्थ अपघटित होकर अपघटित होकर अपघटित होकर दो या दो से अधिक 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 उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक या अभिकारक पदार्थ, एक क्रियाकारक या अभिकारक पदार्थ अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाएगा? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है,
तो उसे अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको देखो अपन समझ सकते हैं, जैसे जैसे आपके पास कोई एक अभिकारक है, यानी कि अपने पास क्या देखो, ए बी क्या है, एक अभिकारक है, और आपने इसको क्या करा बताओ, अपघटित करा। तो अपघटित करने के बाद में, है ना, अपघटित करने के बाद में ये क्या करेगा, दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, यानी ए बी प्लस, है ना, ए बी प्लस बन जाएगा इस प्रकार से। तो आपके पास देखो क्या है, इधर क्या है बताओ, एक अभिकारक है। अब ये एक अभिकारक अपघटित होने के बाद में, है ना, एक अभिकारक अपघटित होने के बाद में दो या दो से अधिक क्या बनाएगा बताओ, उत्पाद बनाएगा। तो यदि आपको इस प्रकार से जो कंडीशन दिखे तो समझ जाना कि कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो वियोजन अभिक्रिया है यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है ना। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के, संयोजन अभिक्रिया के, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, विपरीत होती है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद में एकल उत्पाद बनाते हैं। लेकिन यह क्या है, यहाँ एक अभिकारक या एक क्रियाकारक पदार्थ अपघटित होने के बाद में दो या दो से अधिक क्या बना रहा है बताओ, उत्पाद बना रहा है, जिसको अपन बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, जो वियोजन अभिक्रिया है ये भी तीन प्रकार की होती है, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया या जो अपघटन अभिक्रिया है ये तीन प्रकार की होती है। इसका पहला प्रकार है ऊष्मीय या ताप या अपघटन। पहला प्रकार कौन सा है, ऊष्मीय या ताप या अपघटन। उसके बाद में इसका जो दूसरा प्रकार है वह प्रकाशीय अपघटन, और जो तीसरा प्रकार है वह वैद्युत अपघटन। यानी कि पहला प्रकार है ऊष्मीय या ताप या अपघटन, उसके बाद जो दूसरा है वह प्रकाशीय अपघटन, और जो तीसरा प्रकार है वह वैद्युत अपघटन। तो इनके प्रकार भी आपको ध्यान रखने हैं, और अपन एक एक प्रकार को पढ़ने वाले हैं। जो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है ये हर बार राजस्थान बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में आते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, है ना। इसमें लिखो इसके निम्न, इसके निम्न तीन प्रकार होते हैं, इसके निम्न तीन प्रकार होते हैं, इसके निम्न तीन प्रकार होते हैं। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है इसके कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। देखो उसका जो पहला प्रकार है ना, जो पहला प्रकार है उसका नाम है तापीय या ऊष्मीय अपघटन, तापीय या ऊष्मीय अपघटन। उसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार है वह है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। और इसका जो तीसरा प्रकार है वह है वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। यानी कि स्टूडेंट्स जो वियोजन अभिक्रिया है इसके तीन प्रकार होते हैं। इसका जो पहला प्रकार है उसका नाम है तापीय या ऊष्मीय अपघटन, उसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है प्रकाशीय अपघटन, और जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है वैद्युत अपघटन। तो ऊष्मीय या तापीय अपघटन किसे कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन किसे कहते हैं, और वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो ताप या अपघटन किसे कहते हैं, ताप या ऊष्मा के द्वारा, ताप या ऊष्मा के द्वारा होने वाले अपघटन को अपन क्या बोलेंगे बताओ, ताप या ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे। और प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा होने वाले अपघटन को प्रकाशीय अपघटन बोलेंगे। और विद्युत धारा के द्वारा, है ना, विद्युत धारा के द्वारा होने वाले अपघटन को वैद्युत अपघटन बोलते हैं। तो अपन स्टूडेंट्स इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ताप या अपघटन या ऊष्मीय अपघटन, और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ताप या अपघटन है इनमें से जितने भी एग्जाम्पल है ये राजस्थान बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में बहुत सी बार पूछे गए हैं। तो जो ताप या अपघटन, जो ऊष्मीय अपघटन है इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अपन पढ़ते हैं सबसे पहले ताप या अपघटन। तो किसे कहते हैं तापीय या ऊष्मीय अपघटन, यानी कि ऊष्मा या ताप के द्वारा होने वाले अपघटन को ऊष्मीय या ताप या अपघटन कहते हैं। तो देखो इसका जो पहला प्रकार है उसके बारे में लिखते हैं।
तापीय या ऊष्मीय अपघटन, तापीय या ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मा या ताप के द्वारा, या ताप या ऊष्मा के द्वारा, ताप या ऊष्मा के द्वारा, ताप या ऊष्मा के द्वारा होने वाले अपघटन को, ताप या ऊष्मा के द्वारा होने वाले अपघटन को तापीय या ऊष्मीय अपघटन, तापीय या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो ताप या ऊष्मा के द्वारा होने वाले अपघटन को ताप या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, देखो इसका पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो पहला एग्जाम्पल है जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करा, और गर्म करने के बाद में, यानी कि गर्म का मतलब है आपने इसको ऊष्मा या ताप दिया है, टेम्परेचर दिया। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऊष्मा या ताप देने के बाद में अपघटित होगा, और अपघटित होने के बाद में दो या दो से अधिक पदार्थ बना सकता है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या करा, सबसे पहले गर्म करा, तो गर्म करने के बाद में ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड के बाद में साथ में क्या बनती है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस प्रकार से जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको गर्म करने के बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से ये ऊष्मा या ताप अपघटन का पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद में आपको इसकी भौतिक अवस्था दर्शानी है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड होता है, जिसको अपन बोलते हैं संगमरमर या खड़िया पत्थर। उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड होता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस होती है, तो अपन इसको जी से दर्शाएंगे। उसके बाद आप इसको चेक करो कि बैलेंस है या नहीं। देखो कैल्शियम का एक परमाणु है, इधर भी कैल्शियम का एक परमाणु है। उसके बाद इधर देखो कार्बन का एक परमाणु है, इधर भी कार्बन का एक परमाणु है। उसके बाद इधर देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु बताओ, 3 परमाणु है। और इधर भी कितने परमाणु है, देखो 2 तो यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो समीकरण है, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन और एक कार्बन, और 3 ऑक्सीजन है, और 3 ऑक्सीजन इधर है, 2 यहाँ पे और एक इधर। इस प्रकार जो समीकरण है पहले से क्या है बताओ, बैलेंस है ना। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संगमरमर, 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 या इसको खड़िया पत्थर भी बोलते हैं ना, खड़िया पत्थर, संगमरमर, खड़िया पत्थर या चूना पत्थर, चूना पत्थर। तो आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके नाम ध्यान रखना है कि संगमरमर किसे कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताओ। तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वह कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, अभी लिखा था अपन ने बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस होती है। तो इस प्रकार से तापीय या ऊष्मीय अपघटन का पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद में इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है फेरस सल्फेट। यानी कि आप जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हो, आप जब फेरस सल्फेट को क्या करते हो बताओ, गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद में ये क्या बनाता है बताओ यानी कि आपने फेरस सल्फेट को गर्म करा है ना, तो गर्म करने के बाद में क्या बनाएगा, ये फेरस सल्फेट को गर्म करने के बाद में क्या बनाएगा ये, यानी कि आपने फेरस सल्फेट को गर्म करा, तो गर्म करने के बाद में Fe2O3 बनेगा, और साथ में देखो SO2 और SO3 गैस बाहर निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी बार राजस्थान बोर्ड में बहुत सी बार पूछा गया है कि जो फेरस सल्फेट है इसका आप तापीय अपघटन कराते हो, तो तापीय अपघटन करने के बाद में जो समीकरण है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि A बराबर क्या है और B बराबर क्या है। ये इस प्रकार से पूछा गया था एक बार, है ना, कि AB क्या है, यानी कि आपको ApSO4 और यहाँ दे दिया इस प्रकार से तापीय अपघटन, और तापीय अपघटन देने के बाद में आपको दे दिया यहाँ पे Fe2O3 दे दिया, और साथ में यहाँ रिक्त स्थान दिया था, क्या दिया था, रिक्त स्थान, और यहाँ भी क्या दिया था, रिक्त स्थान, और बोला था डब्बा A बराबर क्या होगा और डब्बा B बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखना डब्बा A बराबर क्या था बताओ SO2, और डब्बा B बराबर क्या था SO3। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो फेरस सल्फेट है इस फेरस सल्फेट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं या तापीय अपघटन करवाते हैं, तो Fe2O3 बनता है, और साथ में क्या बनता है बताओ, SO2 बनेगा, और साथ में SO3 बनेगा। उसके बाद में जो फेरस सल्फेट है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसको अपन बोलते हैं हराकसिस, है ना,
हरा कशिश, यानी हरे कलर का होता है ये हरा कशिश, है ना। फेरस सल्फेट को अपन क्या बोलेंगे, हरा कशिश। उसके बाद इनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाओ। देखो जो फेरस सल्फेट है ये सॉलिड होता है ना। Ap2O3 भी क्या होता है बताओ, ये भी सॉलिड होता है। और SO2 ये क्या है, गैस है। और SO3 भी क्या है बताओ, ये भी गैस है। उसके बाद में इसको बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको दे दे कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करे, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन चेक करते हैं। देखो जो आयरन है इसका इधर एक परमाणु है, इधर दो परमाणु है। इधर जो सल्फर है ना, इधर सल्फर का एक परमाणु है, इधर सल्फर के कितने परमाणु, दो परमाणु। उसके बाद आप देखो इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, इधर चार परमाणु है। और इधर कितने परमाणु देखो, तीन तो यहाँ पे है ना। और तीन यहाँ पे है, छह। और दो यहाँ पे आठ, है ना। तो तीन तीन छह और दो आठ, यानी आठ परमाणु किसके बताओ, आठ परमाणु ऑक्सीजन के। तो अपन ने जो हिट एंड ट्रायल विधि उसमें पढ़ा था कि जिस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है, जिस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले अपन उसको बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पे आयरन का एक परमाणु है, इधर दो परमाणु है, इधर सल्फर के एक परमाणु है, इधर सल्फर के दो परमाणु है। इधर जो ऑक्सीजन है इसके चार परमाणु, लेकिन इधर तीन और तीन छह और दो आठ, आठ परमाणु है। तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब उधर ऑक्सीजन के आठ परमाणु, इधर चार परमाणु है। तो इधर आठ करने के लिए यहाँ कितने से गुणा करेंगे, देखो दो से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, दो से। तो देखो दो गुणा चार, इधर आठ ऑक्सीजन है, उधर भी कितने ऑक्सीजन है, आठ। लेकिन यहाँ देखो आयरन कितना है, देखो दो। यहाँ भी कितने हो गए बताओ, दो। यहाँ देखो सल्फर कितने हैं, यहाँ सल्फर दो है। और इधर सल्फर कितने बताओ, दो है। यानी कि आपको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ दो से गुणा करना पड़ेगा। दो से गुणा करने के बाद में प्रत्येक परमाणु देखो बराबर हो जाएंगे, यानी क्रियाकारक में और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर। तो ये बैलेंस समीकरण है। उसके बाद देखो जो तीसरा एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का अपन क्या करेंगे बताओ, तापीय या उष्मीय अपघटन, यानी कि पीबी लेड नाइट्रेट, पीबी NO3 2, है ना। PbNO3 2, इसका अपन करते हैं प्रकाश, क्या बोलते हैं इसको, तापीय या उष्मीय अपघटन, है ना। तो तापीय अपघटन करने के बाद में ये बनाएगा लेड ऑक्साइड, यानी PbO बनेगा, है ना। और साथ में क्या बनेगा, NO2 बनेगा। और O2 गैस इसमें बाहर निकलती है इस प्रकार से ना, इसमें दो गैसें बाहर निकलती है, एक तो NO2 और साथ में O2 गैस, है ना, इस प्रकार से। तो आपने लेड नाइट्रेट का अपघटन कराया, और अपघटन करने के बाद में लेड ऑक्साइड बनेगा, है ना, NO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बताओ, O2 बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना, ये सॉलिड होता है, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड होता है। उसके बाद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये गैस होती है, और जो ऑक्सीजन है ये भी क्या होती है, गैस होती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको आपको क्या करना बताओ, बैलेंस करना है। देखो इधर लेड का एक परमाणु है, इधर भी लेड का कितना परमाणु, एक परमाणु, है ना। उसके बाद देखो यहाँ नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, यहाँ नाइट्रोजन के दो परमाणु है। और इधर कितना परमाणु, देखो एक परमाणु है। उसके बाद देखो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तीन गुणा दो यानी छह परमाणु है। और इधर ऑक्सीजन के देखो कितने परमाणु, एक तो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन। और तीन के बाद में चार और पांच, इधर पांच परमाणु है। तो आपको कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, देखो इधर यहाँ आपको दो से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको दो से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ चार से गुणा करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो दो लेड इधर है, दो लेड इधर है। उसके बाद देखो दो नाइट्रोजन यहाँ है और दो यहाँ है, यानी 200 यहाँ, दो तो यहाँ से गुणा है और दो यहाँ से गुणा है, यानी ये चार नाइट्रोजन है। और यहाँ भी कितने नाइट्रोजन है, चार नाइट्रोजन। अब देखो तीन गुणा दो यानी छः, छः ऑक्सीजन यहाँ है। और छः को कितने से गुणा करेंगे, दो से, यानी कि इधर कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन। और यहाँ भी देखो आप, दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, और चार गुणा दो यानी आठ यहाँ पे है। तो दो और आठ कितनी होगी, 10। 10 और दो कितनी होगी बताओ, 12। यानी कि 12 ऑक्सीजन इधर है और 12 ऑक्सीजन वहां पे है। तो इस प्रकार से अपन इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो जो ताप है, जो उष्मीय अपघटन है, इसके जितने भी एग्जाम्पल है ये सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उसके बाद में जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का जब ताप या अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। उसके बाद देखो लेड नाइट्रेट, यानी कि लेड नाइट्रेट का ताप या अपघटन कराने के बाद में लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी इसमें, इस प्रकार से। तो ये तीनों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन।
इसका दूसरा प्रकार है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले परिवर्तन को प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अपघटन को प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से अपघटन होता है? देखो, इसका पहला एग्जांपल इस प्रकार से है। उदाहरण फर्स्ट, देखो जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, यानी HBr, जब आप इसका प्रकाशीय अपघटन करवाते हो, क्या करवाते हो? प्रकाशीय अपघटन करवाते हो, तो प्रकाशीय अपघटन करवाने के बाद में ये H2 प्लस Br2 में टूट जाता है। H2 प्लस क्या बनाएंगे बताओ? Br2, है ना, Br2। इस प्रकार से, यानी कि आपने जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसका आपने क्या करवाया? प्रकाशीय अपघटन। और प्रकाशीय अपघटन करवाने के बाद में ये H2 प्लस क्या बनाएगा बताओ? Br2। आपको पता है जो H2 है ये गैस होती है, और जो Br है यानी ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है ये भी क्या होती है बताओ? गैस। अब आपको इसको क्या करना बताओ? बैलेंस करना है ना। देखो जो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इधर 1 परमाणु है, इधर देखो ब्रोमीन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु। इधर ब्रोमीन का 1 ही परमाणु है, तो यहाँ आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा, है ना। उसके बाद जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये सॉलिड होता है इस प्रकार से, है ना। तो प्रकाशीय अपघटन का ये पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद में इसका दूसरा एग्जाम्पल है जो वह है AgBr। AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। जब आप सिल्वर ब्रोमाइड का क्या करवाते हो बताओ? प्रकाशीय अपघटन करवाते हो, तो प्रकाशीय अपघटन करवाने के बाद में ये Ag प्लस Br2 में टूटेगा इस प्रकार से, है ना, AgBr2 में। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये सॉलिड होता है। जो Ag यानी अर्जेंट है, यानी चांदी, ये भी सॉलिड होती है। लेकिन जो ब्रोमीन है ये गैस होती है। उसके बाद आपको इसको बैलेंस करना है। देखो जो सिल्वर है इसका 1 परमाणु है, इधर भी सिल्वर का 1 परमाणु है, इधर ब्रोमीन का 1 परमाणु है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन के कितने परमाणु है? वहां ब्रोमीन के 2 परमाणु है। तो यहाँ 2 करने के लिए कितने से गुणा करोगे बताओ? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2 सिल्वर, है ना, और 2 ब्रोमीन। यहाँ 1 सिल्वर और 2 ब्रोमीन, तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसका नाम ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है ना। जब सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाशीय अपघटन करवाते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूटता है, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और आपको इसमें ध्यान रखना है जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ये क्वेश्चन आया था एक बार कि किसका उपयोग, है ना, किसका उपयोग अपन फोटोग्राफी में करते हैं। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग अपन करते हैं फोटोग्राफी में। तो ये ध्यान रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, उपयोग फोटोग्राफी, 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 है ना, फोटोग्राफी, जिसका दूसरा नाम है श्याम श्वेत, श्याम श्वेत। या इसको अपन क्या कह सकते हैं बताओ? ब्लैक एंड व्हाइट भी कह सकते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं। यानी कि इसका एक बार उपयोग पूछा गया था कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग बताइए। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग अपन करते हैं फोटोग्राफी में, या श्याम श्वेत में, या ब्लैक एंड व्हाइट में। यानी जो फोटोग्राफी इसको अपन क्या बोल सकते हैं? श्याम श्वेत भी बोल सकते हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट भी बोलते हैं, है ना। तो इसका उपयोग आपको ध्यान रखना कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, है ना, फोटोग्राफी में या श्याम श्वेत या ब्लैक एंड व्हाइट में किया जाता है। उसके बाद इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है। सिल्वर ब्रोमाइड के बाद में आएगा सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl। जब आप AgCl का क्या करवाते हो बताओ? प्रकाशीय अपघटन करवाते हो,
तो प्रकाशीय अपघटन करने के बाद में ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है इस प्रकार से। जो AgCl है ये सॉलिड होता है, जो सिल्वर है ये भी सॉलिड होता है। उसके बाद जो क्लोरीन है ये गैस होती है। उसके बाद आपको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है प्रकाशीय अपघटन, ये भी अपना कंप्लीट होता है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसका प्रकाशीय अपघटन करवाया, तो ये H2 प्लस Br2 में टूटा। उसके बाद में क्या है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका भी अपन ने क्या करवाया, प्रकाशीय अपघटन, तो ये Ag प्लस Br2 में टूटा। उसके बाद में क्या है बताओ, जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का अपन ने क्या करवाया बताओ, सिल्वर क्लोराइड का अपन ने प्रकाशीय अपघटन करवाया, तो Ag प्लस Cl2 में टूट गया। इस प्रकार से ये प्रकाशीय अपघटन के 3 एग्जाम्पल है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो चले स्टूडेंट वैद्युत अपघटन को हम लिखते हैं, यानी कि विद्युत धारा के द्वारा होने वाले अपघटन को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो अगला प्रकार अपना तीसरा रहने वाला है इस प्रकार से, वैद्युत अपघटन। विद्युत धारा के द्वारा होने वाले अपघटन को विद्युत धारा के द्वारा होने वाले अपघटन को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे देखो इसका पहला एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसका क्या करवाना है, वैद्युत अपघटन करवाना है। क्या करवाना है, वैद्युत अपघटन। यानी कि जब अपन सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है, यानी कि क्या बनाएगा, देखो Na प्लस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा बताओ, वैद्युत अपघटन होगा। उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है H2O का वैद्युत अपघटन। यानी कि आप जब जल का क्या करवाते हो बताओ, वैद्युत अपघटन करवाते हो, तो ये किसमें टूटता बताओ, ये H2 प्लस O2 में टूटेगा इस प्रकार से। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना। जो सोडियम क्लोराइड है ये Aq होता है, यानी कि जलीय विलयन होता है। उसके बाद जब ये जलीय विलयन है तो इसका अपन क्या करवाते हैं, वैद्युत अपघटन करवाते हैं। तो जो Na प्लस है ये भी क्या होता है बताओ, जलीय विलयन होता है। और जो Cl माइनस है ये भी क्या बताओ, जलीय विलयन, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। उसके बाद जो H2 है ये क्या होता है, द्रव यानी लिक्विड होता है। उसके बाद जो H2 है ये गैस होती है, और जो ऑक्सीजन है ये भी क्या होती है बताओ, गैस होती है। उसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जब अपन वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो वैद्युत अपघटन करने के बाद में ये आयनों में टूटता है ना, आयनों में टूटता है। तो जो प्लस है ना, जो प्लस है ये कहाँ जाता है बताओ, ये एनोड के पास जाता है। किसके पास जाता है, एनोड के पास। उसके बाद जो माइनस है ये अपने को कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड के पास में प्राप्त होता है। यानी कि आप वैद्युत अपघटन करवाने के लिए आपको एक परिपथ तैयार करना पड़ेगा। यानी कि आप जब भी क्या कराओगे बताओ, वैद्युत अपघटन कराओगे तो आपको एक पूरा परिपथ बनाना पड़ेगा, है ना, जिसमें एक तार होगा, एक बैटरी होगी, एक कुंजी होगी, है ना। उसमें जब आप करंट को प्रवाहित करोगे, यानी क्या प्रवाहित करोगे बताओ, करंट यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, तो ये आयनों में टूटेगा। एक तो प्लस में टूटेगा, दूसरा माइनस में। तो जो प्लस वाला किसके पास जाएगा बताओ, देखो अपने थोड़ा यहाँ उल्टा लिख दे इस प्रकार से, यानी जो प्लस है वो तो माइनस के पास जाएगा, यानी कैथोड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। जो माइनस वाला है वो प्लस के पास, यानी कि एनोड के पास जाएगा, है ना। यानी कि एनोड पे प्लस चार्ज होता है, वो कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया है इसके कौन कौन से प्रकार है, अपने तीनों प्रकार को बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।